हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। और कल हमने किया था जीएस फर्स्ट को एनालाइज किया था कि भाई जैसे एज पर द मेंस एग्जामिनेशन हॉल और उसमें कैसे सोचना चाहिए और हमारा पीवाईक्यू से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है उसमें और कैसे अटेंड करना चाहिए पेपर। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे जीएस 2 को। तो एक बार ये हमारी सीरीज़ हो जाए, ये जो पीवाईक्यू हो जाए जो 24 वाले हुए अभी, उसके बाद ये होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अभ्युदय, हमारा जो इनिशिएटिव होगा जिसमें डेली 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन देंगे हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। 2 क्वेश्चन जो लिखेगा उसका हम जो लिखेगा उसके हम कॉपी लेंगे और उन कॉपी को स्पेशली वीडियो में बताएंगे कि आपने क्या क्या किया और क्या क्या करना चाहिए था। पूरा एवोल्यूशन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उस यूट्यूब चैनल को और ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों को भी मिले फ़ायदा इसका। दूसरी बात यह है कि हमारा ये करवाने का पर्पज़ क्या है। हमारा करवाने का है कि अभी जो आपका ये 1 महीना 1.5 महीना का जो हम करवाएंगे ना, उसमें एटलीस्ट आपका ओवरव्यू बढ़ जाए, आपके पास थिंकिंग रैशनैलिटी बढ़ जाए और फिर आप अच्छे से प्रीलिम्स के लिए फोकस कर पाओ। तो कि आपका एक डर चला जाए दूर कि हाँ, आंसर राइटिंग से जो डर होता था वो कम से कहीं ना कहीं दूर हो जाए। तो हमारा यही काम है। दूसरा, हम ये इस हमारे जो पर्पज़ है चैनल का ये है कि हम 2025 में किसी का प्रीलिम्स ना रुके। चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम इतना अच्छा प्रोवाइड करवाएं जो मार्केट में तो भले ही कुछ भी मिल रहा हो, लेकिन हम वही रिलेवेंट करवाएंगे जिससे प्रीलिम्स ना रुके। तो आप ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिले जो इंपॉर्टेंट आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और रही बात इसकी, तो देखो हमारा ये करवाने का क्या मतलब है भाई। हम इसमें ये तो नहीं है ना, वो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हम बता देना कमेंट बॉक्स में, हम आपको उसका दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे बनवा के भेज देंगे उसका जो मॉडल आंसर है जो ये करवा रहे हैं ना अपन, ये जो 2024 के मेंस के, तो उसके भेज देंगे। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि हम भेजने से आप पढ़ लिया और पढ़ने से, क्योंकि वो चीज़ें तो रिपीट नहीं हो रहे, वो नहीं होने वाली रिपीट। तो देखो मेन बात क्या है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अगर मेंस में जा रहे हैं ना अपन, तो मेंस के अंदर कैसे सोचना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा कि आपको ये बताना ज़रूरी है कि कौन बच्चे, अगर जो बच्चे नए आ रहे हैं वो तैयारी करनी शुरू करें ना, तो मैं दावे के साथ अभी भी कह रहा हूँ कि 90% या मोर देन 90% और 95% बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है, जो सिलेबस खोल के ही नहीं देखते, या फिर कोई बड़े एक्सप्लेन लेके आ जाते, पास पे पढ़ा आता है सिलेबस लेकिन देखते नहीं है, या फिर देख लिया तो सिर्फ थ्रो आउट कर लिया फिर रख देते साइड में। तो वो सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा, एक पीवाईक्यू का क्या रोल है। तीसरा, चौथा, जितने भी जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस थर्ड है मोस्टली, ये कितने इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ये अपन सोचते नहीं है, देखते नहीं है। तो ये देखने का मेन है ना, ये देखना ज़रूरी है। तो देखो आज हम यही करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं साथ में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो है। तो कल हमने जीएस फर्स्ट किया था। देखो आप जब भी क्वेश्चन शुरू करते हो ना मेंस में, आप जाओ, आई होप कि आप जल्दी नेक्स्ट साल मेंस में जाओ। तो जब भी जाओ तो आप ये ना जो पेपर एटलीस्ट मिल जाता है 2-4 मिनट पहले, तो आप है ना उसको देखिएगा, थोड़ा ऊपर से बढ़िएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में तो और मेंस में भी काफ़ी फ्रेंड है मेरे जिनके साथ ये इशू होता है कभी कभी कि वो देख नहीं पाते कुछ चीज़ों, कई जो ऑप्शनल में, मोस्टली ऑप्शनल में उनके साथ ऐसा हो रखा है। तो आप एक बार वो पूरा पढ़ना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से जिनको जो उनके उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था और कैसे उसकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें सोचना चाहिए। पहले क्वेश्चन में ये पूछा था, आई होप कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूँ, ये लिखा हुआ है, द एग्जामिन नीड ऑफ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज विद द पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल। इसको मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इस बार ये क्वेश्चन बनेगा, इस बार इसका बनेगा, या फिर जैसे आरपी एक्ट है उससे रिलेटेड बन जाए, कोई भी बन जाए क्वेश्चन, इस बार इसमें क्वेश्चन बनना है। तो क्वेश्चन डेफिनेटली बना है। तो देखो शुरू करने से पहले क्या होना चाहिए, अगर कोई करंट से रिलेटेड आ रहा है ना, तो आई होप जब अपन मेंस में जाते हैं तो एटलीस्ट हमें करंट पता होता है। तो शुरू करने का कैसा अप्रोच होनी चाहिए, शुरू जैसे रामनाथ कोविंद जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बड़ी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन के रिलेटेड, उन्होंने अभी सजेशन भी दे दिए। तो वहाँ से शुरू करो कि भाई गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, ठीक है, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के रिलेटेड। तो भाई वो कैसे हेल्प हो गए, एक ओवरव्यू देके 2-4 लाइनों का लिख दो।
वो हो गया। फिर आपको ये पूछा कि टर्म्स में देखो, टर्म्स में तोड़ना जरूरी है। कैसे तोड़ोगे टर्म्स में? ये होता है कि क्वेश्चन आप तोड़ो ना, कोई भी क्वेश्चन अगर आप अभी करो ना तो भी तोड़ने का। ये बोल रहा है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, पहले तो ये बताओ कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म जो है ना वो आपको करना है, ठीक है। क्यों, उसकी ज़रूरत क्या है ये आपको बताना है कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है। भाई आपको इलेक्ट्रल रिफॉर्म इसीलिए चाहिए कि आपको पॉलिटिकल करप्शन को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रल जैसे जो पार्टिसिपेशन है वोटर्स का वो होगा, उसको बढ़ाना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर वगैरह घटाना है, एक्सपेंडिचर ऐसा घट जाए तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप है जो इसमें लिख सकते हो कि भाई ये जो वोटिंग का इंक्लूसिव कैसे बढ़ाए, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब उसमें ये लिखा है कि वेरियस कमेटी से सजेस्ट किया है। आप ये नीड लिख रहे हो ना तो वो कमेटी ने क्या सजेस्ट किया था वो लिखो। जैसे वोरा कमेटी आई थी, करप्शन के रिलेटेड आई थी, ठीक है। वोरा कमेटी, गोस्वामी कमेटी वगैरह आई थी, सेकंड एआरसी रिपोर्ट आई थी। तो ये चीज़ों को आपको मेंशन करना है इसके साथ ही। ये हो गया एक तरीका। या फिर आप इसकी नीड बता दो, ठीक है, फिर साइड में नीचे लिख दो कि भाई कौन सी कमेटी ने किया था, जैसे एक डायग्राम बना दो ऐसे। आप अपने हिसाब से जैसे भी बनाओ कि भाई हाँ कमेटी सजेस्टेड दैट, जैसे वोरा कमेटी ने करप्शन के बारे में, गोस्वामी ने इलेक्शन रिपोर्ट, एआरसी रिपोर्ट ने क्या कहा था, सेकंड एआरसी ने आई थी, तो ऐसे लिख दो। या बेस्ट ये रहेगा कि आप जो नीड्स बता रहे हो उसके साथ साथ ही कमेटी का भी बता दो, ठीक है। फिर कह रहा है कि पर्टिकुलर पर्पज़ में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो पहले उसका कमेटी ने क्या किया था, क्यों नीड है जीडीपी, मतलब ये होता है कि आर्म फोर्स को वगैरह हम एक साथ पूरा लगाना पड़ता है। ये होता है कि पूरा जो बिजनेस बार बार इलेक्शनों की वजह से जो जीडीपी में इफेक्ट पड़ता है, बार बार बिजनेस इफेक्ट होते हैं, पब्लिक जो होती है वो बड़ी परेशान होती है। तो ऐसे कई से इशू, जनरल लाइफ के इशू होते हैं ना, उनको लिखो। बस ये लिखो, कोई एग्जाम्पल दे दो कि भाई बार बार इलेक्शनों से कैसे कैसे होते हैं। जैसे ये 2023 का कर्नाटका इलेक्शन हो गया, ठीक है। कई कई का वो होता है कि एक एक जो होता है वो स्टेट, वो रीजनलिज्म को काफ़ी इफेक्ट करता है चीज़ों को, तो इससे रीजनलिज्म बढ़ जाता है। तो अगर नेशनल इलेक्शन भी साथ साथ होते तो ये चीज़ें भी कम हो जाती है। तो ये जनरल चीज़ें सोचने की है। ये हो गया। तो ऐसे आप लिखने की अप्रोच बढ़ाओ। अब हमारा मेन डिस्कस करने का क्या पर्पस है, इसका डिस्कस करने का पर्पस देखो ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन भी एटलीस्ट थीम जो है ना इलेक्शन के बारे में ये रिपीट हो चुकी है। तो आपका जो ये पहला पॉइंट था ना, द इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ। देखो पहला पॉइंट जो था ना वो ऑलरेडी अगर आप PYQ करके गए होते ना तो एटलीस्ट आधा क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाता, और ये करंट में पढ़ रहे थे ना तो हो जाता। ये बार बार हम पढ़ते ही है कि बार कई सालों से वन नेशन वन इलेक्शन की होती है, तो भी ये बढ़ जाता। एटलीस्ट ये क्वेश्चन बहुत ईजी था अगर आपने PYQ किया होता। मेरा बताने का मेन पर्पज है कि अगर आप PYQ करते थे इसमें भी आप 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, ठीक है, अगर PYQ आपने किया था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल वेदर दे सर्टेन सिविल एज वेल एज द क्रिमिनल केसेस। ये आपको पढ़ना है कि भाई इसमें क्या पूछा है कि दीवानी हो गई, ठीक है, और आपराधिक दोनों प्राकृतिक मामलों को विचार करते, ये क्या लोक अदालत तथा मध्यस्थता का अधिकरण की व्याख्या कीजिए और अंतर स्पष्ट कीजिए कि क्या दीवानी और आपराधिक प्राकृतिक मामलों पर विचार करते हैं। तो देखो आप शुरू करने थे ना, तो शुरू करते थे तो देखो दो चीज़ें तो आप दो तो नहीं लिख सकते थे, या अगर आप मैनेजेबल हो तो दो लाइन इसकी लिख दो, लोक अदालत क्या है और ये बताओ, ये हो गई डेफिनेशन में लिख दिया आपने। या फिर आप कर दो कि न्याय व्यवस्था जो है इंडिया में कैसी न्याय व्यवस्था चल रही है इंडिया में क्या, उसके बाद आप छोटा फीचर बना दो लोक अदालत, उसको अलग कर दो, फिर ये कर दो, ये क्या बोलते हैं आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, इनकी दोनों का अलग अलग कर दो। कैसे करोगे, जैसे ये हो गया लोक अदालत, ये हो गया आर्बिट्रेशन, इस दोनों को ऐसे ऐसे करके लिख दो। ये लिख दिया। फिर वो कहे कि भाई ये सिविल और क्रिमिनल केस है तो इसको भी अलग करो। सिविल हो गया, सिविल में क्या रोल रहता है और क्रिमिनल में क्या क्या रोल रहता है, दोनों को इनको अलग अलग डिवाइड करो। ये हो के आप आराम से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। और देखो सॉल्व आउट करने के बारे में जैसे आप लिखोगे ना तो अलग अलग पॉइंट कैसे लिखना वो भी मैटर करता है। या फिर आपको ये जो सिविल और ये ना, ये मोस्ट बेस्ट तरीका कैसे रहता है, अगर कोई ऐसा पूछा है सिविल और क्रिमिनल में, क्योंकि अलग एक ही चीज़ है ना लोग, तो आप इसको ये लिख सकते थे कि भाई ऐसे करके बॉक्स में दोनों अलग अलग ये, या फिर इसको ना लिख के आप लोक अदालत और इनको आप अलग अलग बॉक्स में लिख देते थे कि ये क्या है, अगर उनके बारे में बताना था दोनों तो ये लिख देते, और ये नॉर्मल लिख देते दोनों सिविल और फिर क्रिमिनल हो गया। ऐसे करके आप कभी भी ये क्यों है ना दोनों का साथ साथ कभी कोई क्वेश्चन में पूछे दो चीज़ों का कंपेरिजन, तो आप कंपेरिजन बताया करो। एटलीस्ट दोनों का पूछा तो एक का कंपेरिजन, दोनों का नहीं बताना, ग्राफ बना के कंपेरिजन। अगर ऐसी दो चीज़ें पूछे तो एक चीज़ का बताओ, जैसे ये पूछा लोक अदालत तो इसका बता दो, इसको फिर नॉर्मल लिख दो। दूसरा है द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज़
प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ये पूछ रहा है कि द कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता चाहिए हाशिए पर चली गई है। तो इसके बारे में पूछना है कि अभी क्योंकि कैबिनेट वाला तो भाई कैबिनेट है, तो उसके बारे में आप क्या लिखोगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, डेफिनेशन बनेगी कैबिनेट सिस्टम क्या है और इंडिया में कैसे काम करता है। कैबिनेट सिस्टम के बारे में लिख दो डेफिनेशन में, सीधा है, क्योंकि भाई कैबिनेट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं। अब क्या लिखना है, अब मेन बॉडी में क्या लिखोगे, मेन बॉडी ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम। अब लिखो ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम, मार्जिनलाइजेशन करो, क्यों, मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। ये एक हेडलाइन बनाओ, फिर उसके पीछे पॉइंट लिख दो। ठीक, क्या क्या पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, रेड्यूस लेजिस्लेटिव डिबेट होता है, क्योंकि जो मेन फैसले होते हैं वो तो कैबिनेट ले लेती है, बिल आ जाता है, सरकार जिसकी पावर में होती है वो पास करा देती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है लेजिस्लेशन पे, मतलब ये होता है कि बाईपासिंग कमेटियों से भी बाईपास किए जाते हैं। जैसे अभी की बार जो होता है ना, दो एटलीस्ट 5 से 7 साल में मोस्टली जो कमेटियों से चीज़ें बाईपास की जा रही है और पास हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें बजटरी पे भी कंट्रोल कैबिनेट की तरह, लगभग सब कैबिनेट ही की तरह, क्योंकि मोस्ट मंत्री जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, ये जो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब कैबिनेट में होते हैं। तो ये डिसीजन ले लेते हैं, फिर इनके जो जिनकी पार्टी अथॉरिटी में गवर्नमेंट है वो पास करवा लेते हैं। तो ये क्या है, कैबिनेट का जो है वो सिस्टम कैसे सुपरमेसी बन रही है, ये ऐसे पॉइंट आपको लिखने हैं। दूसरा, रोल ऑफ, जैसे वो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट का सिग्निफिकेंस क्या है वो लिखना है। पार्लियामेंट का भी देखो ना, पार्लियामेंट सुपरमेसी पूछा है कि मार्जिनलाइज जो पार्लियामेंट सुपरमेसी, ये तो आपने लिख दिया कैबिनेट, लेकिन आप पार्लियामेंट का भी तो सिग्निफिकेशन लिखना हो। अगर आप पार्लियामेंट का भी सिग्निफिकेशन लिखोगे तो बेस्ट रहेगा, वो थोड़ा लास्ट में लिख देना पार्लियामेंट का सिग्निफिकेशन। भाई पार्लियामेंट का क्यों सिग्निफिकेशन, क्यों, क्योंकि अपने प्रेजेंट ये होते हैं ना जो उम्मीदवार, उनको हम भेजते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन करते हैं, उनका अपना प्रेजेंटेशन, लोगों का प्रेजेंटेशन करते हैं। अगर वो करते हैं तो मतलब सोचो, अगर उसके पास कोई बिल जा रहा है वो डिस्कशन नहीं कर रहा है तो लोगों का तो क्या होगा फिर। तो ये पार्लियामेंट का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको लिखना चाहिए, क्वेश्चन ओवर वगैरह जितने से होता है वो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ऐसे आंसर को इसको लिखते। दूसरा क्या था, और मैं अभी इसको ये सॉरी बुलाना बता गया, देखो ये क्वेश्चन भाई है ना, लोक अदालत वाला वगैरह, ये क्या बोलते हैं ये, और ये जो कैबिनेट है ना, ये तो अगर आप कर लेते ना तो क्या बताऊँ मैं आपको है ना, इसमें सुपरमेसी का कुछ नया पॉइंट नहीं होता। PYQ इतने 3-4 पूछे हुए कि आप कर लेते ना तो आराम से क्वेश्चन कर लेते। दूसरा, ये देखो इस क्वेश्चन को तो हूबहू रिपीट किया है, इसमें तो क्या ही बताया, इसके तो डायरेक्ट फंक्शन वगैरह बताने थे। द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इट्स प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कंप्यूटर जनरल है ना, जो कैग कहते हैं, CSE। आज थोड़ा वॉइस कैसा इशू है तो ध्यान रखें। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। तो ये क्वेश्चन है ना पूरा रिपीटेड था। वो क्या है भाई, जैसे ये कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, थोड़ा ये वो एग्जाम्पल दे दो, जैसे 2G स्कैम से वगैरह कैसे किया है, ये लोगों के सामने कैसे लाता है, पार्लियामेंट के थ्रू डायरेक्ट, उसका तो कोई मंत्री प्रेजेंट नहीं कर पाता, इसको नहीं कर सकता, ये पूरी इंडिपेंडेंट बॉडी है एक टाइप से। तो आप ये भी अगर PYQ किया होता तो ये आप छाप के आ जाते, सीधा छाप के आता है जो बंदा इसको करता है, PYQ किए होते। तो ये भी PYQ से होने वाला था। दूसरा क्या पूछा है, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल एंड ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स। देखो प्रोज एंड कॉन्स, मार्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज विद द अर्बन लोकल बॉडीज। देखो आप अगर PYQ किए होते तो ये भी आराम से करके आते। ये PYQ में ऐसे चीज़ें पूछी गई है। अब मैं आपको ये बताऊंगा इसको कैसे डिवाइड करते हैं, इसे आपको एक समझ में आएगा। तो आपको पहले तो लिखना क्या था, ये क्या पूछा, रूरल बॉडी पूछ रहा है और अर्बन बॉडी, तो आप इसका मतलब पंचायती राज म्यूनसिपालिटी सिस्टम है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनली जो से 73 और 74 जो अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है, 1992 में, तो इनको आप वहाँ से डेफिनेशन से शुरू करते। कहाँ से डेफिनेशन, वहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ था। फिर क्या लिखते, कि जैसे रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल, ये पूछ रहा है ना, तो लोकल लेवल में तो मतलब इनका रोल क्या होता है, ये एक हेडलाइन बनाते, गुड गवर्नेंस लोकल लेवल। फिर उसमें लिखते जैसे मान लो कि आप लिखते तो लोकल इकोनॉमी इनिशिएटिव लिखते,
ठीक है, इंक्लूसिवनेस लिखते, रिसोर्सेज जो होता है उनका अच्छा मैनेजमेंट कर सकते थे, डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसका, ये चीज़ें आप इसको लिख सकते थे। फिर क्या लिखते, फिर है ठीक है, फिर इसका प्रोज जैसे मार्जिंग रूरल लोकल बॉडीज विद द अर्बन बॉडीज से प्रोज क्या है, देखो प्रोज एंड कॉन्स पूछा ना, तो पहले दोनों का प्रोज लिख लो, इसका रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, इनका प्रोज लिख दो, फिर उसके बाद लिख दो कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स, फिर उसके बाद लिख दो कॉन्स। कोई भी चीज़ पॉजिटिव होती है उसको कोशिश करो कि अगर दी हुई तो वो पहले लिख दो, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिख दो कि भाई कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप जो आंसर लिख रहे हैं ना, तो इंट्रोडक्शन और इससे मिलकर कंक्लूजन होना चाहिए पॉजिटिव वे से। तो ये आंसर भी अगर आपने PYQ किया होता तो आप आराम से कर सकते हैं। जो बंदा टेस्ट सीरीज एटलीस्ट नहीं कर पाता ना, वो PYQ को अच्छे से कर रहे हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव अ potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues। इसमें पूछा कमेंट करिए। देखो ये शब्द भी ध्यान रखना है, आपको पता है कमेंट करना होता है, कभी ये होता है क्रिटिकली एनालाइज होता है। तो ये कह रहा है कतिपय आवश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है। टिप्पणी कीजिए। तो इसमें आप कैसे करते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए था, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो आप क्या लिख दीजिए, जैसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है वो कैसे काम करता है, वो ठीक है, वो होता क्या है, तो उसका जैसे एक्ट आया था, ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट था, शायद 1882 में, हाँ इसका 1882 में एक्ट था। तो उसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल जस्टिस वगैरह जो इनिशिएटिव, तो ये क्या होता था, जैसे एक सेवा ट्रस्ट वगैरह जो था, टाटा सेवा ट्रस्ट जो होते हैं ना, ये जो ट्रस्ट किस लिए काम करते हैं उनका जो था, ये डेफिनेशन आप लिख लेते हैं। ये मैं क्वेश्चन लगाता हूँ कि आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए था। पब्लिक चैरिटेबल, देखो ये इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे जैसे NGOs वगैरह क्वेश्चन तो पूछते रहते हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा पढ़ना था, और करंट में रहता है कुछ चीज़ें तो आप पढ़ लेते थे। फिर होता है कि ये इसमें डिवाइड कैसे करते, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ये होता है कि रिलेटेबल पब्लिक इशू, तो इसको आप क्या बनाना चाहता है कि इनका जो रोल होता है ना, क्या लिखते हैं, रोल ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एज द रिलेटेड डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव। तो इनका जो चैरिटेबल रोल का डेवलपमेंट में क्या रोल होता है वो बताया, जैसे एजुकेशन रिलेटेड हो गया, हेल्थ के रिलेटेड हो, स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड हो गया, जैसे कई आर्टिकल का भी यूज़ कर सकते हो। हेल्थ के रिलेटेड मान लो जैसे आयुष्मान भारत है, तो उसको प्रमोट करने में जैसे ये ट्रस्ट कैसे यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उसका ये होता है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई कंसर्न है तो उसके लिए कैसे हेल्प करते हैं, तो इसमें ये होता था कि भाई रोल कैसे डेवलप है। फिर इसमें क्या लिखना, तो थोड़ी लिमिटेशन लिख देते हैं इसकी कि भाई ये कैसे लिमिटेशन जो होता है वो पब्लिक इशू को जैसे वो तो जैसे ये होता है ना, फंडिंग वाला थोड़ा इशू होता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी होता है, फ्रेमवर्क इन्वायरमेंट होता है। दूसरा जैसे क्या एक कह सकते हैं हम, इम्पैक्ट मेजरमेंट हो गया, ये चीज़ें कहते हैं। जैसे पॉलिटिकल और जो कॉर्पोरेट का नेक्सस होता है वो इशू करता है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव वे में आप लिख देते हैं वापस कि कैसे होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है रोल से, उससे बदला। जैसे क्या लिखते हैं आप, जैसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो गया कोई, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड इम्पैक्ट असेसमेंट करना किसी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट या फिर किसी का भी, तो इससे आप ये कि पॉजिटिव वे फॉरवर्ड लिख सकते। देखो 150 वर्ड में आप वे फॉरवर्ड नहीं लिखे तो कंक्लूजन लिखते ना, उसी में ये चीज़ लिख लेते तो ईजी हो जाता, कोई ज़्यादा नहीं था। दूसरा क्या क्वेश्चन है, दूसरा है द पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन क्रिएट विशियस साइकिल adversely affecting human capital formation. What steps can be taken break the cycle? Same question repeated है भैया, सच कह रहा हूँ guys. Now if you are practicing ना, definitely PYQ you will able to write those questions. तो आप है ना PYQ को तो पढ़िश करिएगा। जैसे निर्धनता कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं, मानव पूंजी निर्माण के प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, चक्रों को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, जो इंटरनेशनल वगैरह कोई रिपोर्ट है, ऐसी कोई रिपोर्ट है, जैसे हंगर इंडेक्स हो गया, पॉवर्टी मल्टीपॉवर ये हो गया। जैसे हंगर इंडेक्स में मान लो इंडिया की 111th रैंक है आउट ऑफ 125, तो आप इससे शुरू कर सकते थे। फिर इसमें कैसे लिखते, फिर इसमें लिखते हैं कि जैसे पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन क्रिएट विशियस साइकिल एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन कैपिटल, ये का ये डाल के कैसे कर रहे थे वो बताना था कि हाउ इम्पैक्ट, जैसे हाउ पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट विशियस साइकिल ऑफ एडवर्सली इफेक्टिंग ह्यूमन का, ये लिखते हैं कि हाउ कैसे करता है। इसके पॉइंट क्या लिखते हैं, हाउ में जैसे कुछ लिख लेते, जैसे इकोनॉमिक बैरियर्स हो गया, एजुकेशनल लिमिटेशन ड्यू टू द कोई जैसे
कॉग्निटिव डिलेज हो गया, ठीक है, प्रोडक्टिव लॉस, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सोशल इंक्लूसिव हो गया, ऐसे काफ़ी चीज़ें आप लिख सकते थे। फिर अभी 150 मिनट का ये हो गया लिखने के बाद, फिर इसमें स्टेप क्या होना था, ये लिखा ना, स्टेप कैन बी टेकन ब्रेक टू साइकिल। क्या क्या स्टेप हो सकते, जैसे स्टेप में आप क्या लिख सकते थे, जैसे मिड डे मील का कोई प्रोग्राम हो गया, ठीक है, एम्पावरमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हो गया, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पीडीएस का सिस्टम हो गया, तो ये आप लिख सकते थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो ये आप लिख सकते थे, फिर ऐसे ही कंक्लूजन करा देते। फिर क्या था, फिर एट में क्या पूछा था, डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट बिकम एब्सोल्युटली पॉजिटिव। ये पूछ रहा है कि प्रजातंत्र का शासन सिद्धांत ये अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे, विशेषता कीजिए। ये क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप ये पीवाई क्यों करते हैं ना, सिविल सर्वेंट के जो ये है ना पॉजिटिव और सिविल सर्वेंट का रोल क्या होता है सोसाइटी में, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन उसी में है। यूपीएससी देखो वो है ना कि वो टर्म तो नहीं कर सकता सेम, लेकिन थीम वही रखता है, तो आप ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे अगर आप पीवाई क्यों कर रहे थे तो आप इसमें ये लिखते हैं ना, जैसे अभी आप उसको इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन करते जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या है, ठीक है, जैसे इंटीग्रिटी, हैवीली इंटीग्रिटी हो गई, कमिटमेंट हो गया, सिविल सर्विस का जैसे कौन सा है सिविल सर्विस आर्टिकल था, ये था 311 हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन कहता है उनको, ताकि अगर प्रोटेक्शन देगा तो वो काम अच्छे से कर पाएंगे, ये आपने इंट्रोडक्शन इसमें लिख लेते थे। फिर क्या लिखते, कंपोनेंट लिखने थे आपको, कंपोनेंट क्या लिखते थे, डेमोक्रेटिक गुड गवर्नेंस के क्या थे, जैसे इंटीग्रिटी, डेमोक्रेटिक गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक इट नेसेसरी, तो इसके कंपोनेंट क्या क्या है, कंपोनेंट जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस हो गया, पार्टिसिपेशन एंड फेयर एंड कंडक्ट इलेक्शन वगैरह हो गया, इनोवेशन एंड ओपन एंड चेंजेस हो गए, सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म ऑपरेशन हो गया, ऐसे जो ह्यूमन राइट्स वगैरह जो होता है ना, ये होता है डेमोक्रेटिक के कंपोनेंट्स। डेमोक्रेटिक गुड गवर्नेंस कैसे बनती है भाई, कैसे बनेगी, जब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, लोगों की वेलफेयर होगी तभी तो बनेगी, तो ये सीधा सा बात लिखनी थी। दूसरा क्या लिखना था, डेमोक्रेटिक डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है ना, इसमें क्या लिखना, पब्लिक पार्टिसिपेशन पॉजिटिव अबाउट इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट टू सिविल सर्वेंट, ये पॉइंट उठा के आपको इसका लिखना था कि भाई ट्रस्ट एंड गवर्नेंस हो गया, कंप्लाइंस लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, जैसे कोविड-19 वगैरह जो इशू आता है उसमें कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। किसी की जो महापुरुष का कोई एग्जाम्पल दे देते, जैसे मान लो स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पब्लिक इंटरेस्ट सर्विस में जैसे DRDO के लिए क्या हेल्प की, तो ये आप करके आप इसको लिख सकते थे, फिर कंक्लूजन दे सकते थे। अब आता है 9वें पे चलते, तो ये क्या पूछा है, द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज ए अल्टरनेटिव, ये है IR का, इंडिया एज ए अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना सप्लाई चेन एंड स्ट्रेटेजिक अलाई टू काउंटर चाइना पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमेन्स। देखो अब मैं आपको एक ये बता दूँ कि IR में क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी। देखो IR में पहले तो है ना आपका जो एक तो चाइना को पढ़ लो अच्छे से, रसिया को पढ़ लो, ठीक है, फिर नेबर जो कंट्री है ना, जैसे श्रीलंका, मालदीव का पूछा ही था, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो अपने पास की कंट्री है ना, उनके है ना 4-5 क्या समस्या चल रही है, 5 पॉइंट याद कर लो, ये समस्या चल रही है, 5 लिख लो पेज पे। दूसरा है कि अपने क्या क्या उस देश में, जैसे नेपाल में कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जैसे बांग्लादेश के साथ अपने एनर्जी की कितनी डील्स हो रखी है, भूटान के साथ हो रखी है, मालदीव को अपने क्या क्या चीज़ दी, श्रीलंका को अपने लोन देने वाले IMF से लोन देने वाले के लिए कितना सपोर्ट किया, जो हमारा एग्जिम बैंक है फॉरेन बैंक, उससे एग्जिम बैंक से हमने लोन दिलवाया, तो ये क्या क्या चीज़ हमने की है वो लिख दो, ये नेबर का हो गया। फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ WHO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, UN हो गया, UN बॉडी हो गई, ठीक है, ये जो मेन बॉडी है UNDP हो गया, इनको जो पॉजिटिव पॉइंट लिखते हैं इनमें रिफॉर्म वगैरह, एक तो ये हो गया 4-5 पॉइंट। दूसरा क्या करना है, USA हो गया, USA को लिख लो, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मतलब ये इसको तो पढ़ना ही है। उसके अलावा क्या लिखना है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई न्यूज़ में रहता है 2 साल से, कितने 2 ईयर से कोई न्यूज़ में रहता है ना, तो उसको फॉलो करो आप। 2 ईयर से, जैसे क्वाड वगैरह से, जापान से कोई रिलेशन रहा, कोई इशू हुआ था, 2 साल से। UPSC बड़ा चालाक है, आप सोच रहे 1 साल से नहीं, 2 साल का है वो भी पूछ लेता है।
IR में, तो आप वो चलो। तो इसमें क्या हुआ, तो वेस्ट पोस्ट ये हमने पढ़ लिया था। पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला की निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक सहयोगी के रूप से बढ़ावा दे रहा है पश्चिमी भारत को। तो इसमें अपन क्या कर सकते थे, इसमें तो आप ये लिख देते कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह राइज हो रहा है ना, ठीक है, इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इनिशिएटिव जैसे ऐसे, वो उससे आप कर सकते थे शुरुआती। क्या करते थे, जो ऑनगोइंग पोलराइजेशन एंड अराउंड ये बोल सकते हैं कि राइजिंग ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल, इंक्रीजिंग लिस्किंग टू रेडियो एंड डिपेंडेंसी हो गया, साइना सप्लाई साइंस हो गया, ऐसा करके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते थे। फिर मेन बॉडी में क्या लगता है कि वाई, आपको पूछना था कि वाई विच इज़ द वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडियाज एज एन अल्टरनेट टू रिड्यूस डेवलप डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई साइन। तो इस पे कि वो क्यों डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, ये क्यों, कैसे, तो मतलब ये हो गया कि सप्लाई साइड डाइवर्सिफिकेशन हो गया एक, तो ये आप लिख सकते पॉइंट। तो मैं देखो चलो पॉइंट में अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बताना था कि क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करते। दूसरा लिखते हैं कि वेस्ट फोस्टरिंग इंडिया इज स्ट्रेटेजिक एंड अलाई टू काउंटर चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलप, पॉलिटिकल डोमिनेंस हो गया और इकोनॉमी के, तो ये आपको ऐसे डिवाइड करना था। इकोनॉमिक डोमिनेंस हो गया, ये देखो एक पॉइंट अलग से लिखा हुआ है ना, एन एग्जाम्पल बताना था वापस आपको स्टेटमेंट। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चाइना के बारे में आगे भी पूछ रखे ऐसे क्वेश्चन, तो वो आप एक बार देख लेते तो थोड़ा बहुत पॉइंट मिल जाता है एटलीस्ट आपको, तो चाइना के बारे में हाल हो जाते। बाकी न्यूज़ का है तो न्यूज़ से आराम से कर लेते। दूसरा क्या, क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक इवॉल्विंग क्या है, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, हाईलाइटिंग द इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। तो मैंने आपको बता दी ये न्यूज़ में रही हुई चीज़ें, तो आपको न्यूज़ में रही है तो उनको आपको उस हिसाब से न्यूज़ से रही है उसी डेफिनेशन ले लेते। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है, ठीक है, जैसे हमारा इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट थे, तापी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, तो इंडिया जैसे इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एक हेडलाइन बना देते। तो ये कैसे होता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई, जैसे मिलिट्री बेस वगैरह तजाकिस्तान में कैसे बन रहा है, तो ये अपना वो लिख लेते। जैसे दूसरा कौन सा, SCO का ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल कोऑपरेशन के लिए। दूसरा इकोनॉमी के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कजाकिस्तान में अपन डील कर रहे हैं, रसिया के साथ हो गया, मान लो ये हो गया। तो ऐसे स्ट्रेटेजिक में देखें तो अफगानिस्तान फैक्टर को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड है, इजराइल के लिए क्या था स्टैंड, तो ये आपका हो गया। बाकी चैलेंजेस क्या है वो आपको लिखना है, जैसे चैलेंजेस कनेक्टिविटी हो गया, पाकिस्तान इशू करता है, तो आप चैलेंजेस लिख सकते हैं। ये करंट का था तो आप आराम से कर, लेकिन अप्रोच ये होनी चाहिए कि ब्रेक करो क्वेश्चन को, ठीक है, ब्रेक करो। देखो व्हाट आर द एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसेंटली पास्ड इन्फोर्स्ड पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। ये आप देखो, एंड वर यूनिवर्सिटी एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2 आर कवर्ड अंडर द एक्ट। ये बोलते हाल ही में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा अधिनियम 2024 का उद्देश्य क्या है। देखो ये तो बहुत फेमस, ये मतलब चर्चा में रहा था, तो आई होप कि आपको ये तो याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो रहा था पब्लिक एजुकेशन में क्या था कि एकेडमिक की जो इंटेंसिटी वगैरह वगैरह ये हो गया ना, लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, प्रमोट ट्रांसपेरेंटी वगैरह प्रमोट करनी थी, तो ये न्यूज़ में काफ़ी रहा था। तो ये न्यूज़ में रहा था, तो देखो ज़्यादा अगर कोई न्यूज़ में रहता है लॉन्ग टर्म से तो यूपीएससी पूछ लेता है। एजुकेशन से रिलेटेड था, करप्शन से भी था उसमें। दूसरा क्या बताया, राइट टू प्राइवेसी, ये है पुट्टास्वामी वाला है, राइट टू प्राइवेसी इंट्रिंसिक of life and personal liberty, it is inherently protected under the article 21 of the constitution. Explain in this reference, discuss the law relating to the DNA testing and child। अगर आप है ना कोई PY ये प्रीलिम्स के लिए भी अगर करंट अफेयर पढ़ना था ना, तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकता था। तो ये क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले इंट्रोडक्शन जो है ना, इंट्रोडक्शन आप पुट्टास्वामी केस और DNA टेस्ट से दो, या आर्टिकल 21, ये पुट्टास्वामी का तो कहते हैं अपन, लेकिन आर्टिकल 21 जो है ना उससे आप ये मतलब ये इसकी क्या डेफिनेशन है वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। फिर ये लिख सकते हैं कि भाई जैसे राइट टू प्राइवेसी जो है ना, वो इंट्रिंसिक ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल कैसे है, थोड़ा वो बता देते। फिर बता देते जैसे जो लॉ है, लॉ रिलेटेड टू DNA टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इज़ द बॉम्ब टू इस्टेब्लिश क्या कहते, तो जैसे वो उसकी कौन सी 110 वो 112 ऐसा है, इंडियन एविडेंस एक्ट की जो है ना, साक्ष्य अधिनियम,
उनकी जो धारा में क्या क्या लिखा गया है, जैसे कोई तो उनमें केस आया था, कौन सा एक वो फेमस केस था, गौतम गौतम कुंडा ऐसा कोई केस था वर्ष वेस्ट बंगाल का। तो वो उससे केस वो था, वो ये जो क्या है ना न्यूज़ में रही हुई चीज़ें, तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। हमने सबने वो न्यूज़ में रखते तभी पढ़ते हैं, तो वो आप उसमें पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आपको क्यों 250 वर्ड का, तो ये लिखना था कि कॉन्फ्लिक्ट बताना बिटवीन राइट टू प्राइवेसी एंड डीएनए टेस्टिंग। ये डीएनए टेस्टिंग जो है ना इसके बीच में, और जो राइट टू प्राइवेसी है ना इनके बीच में, जैसे डीएनए टेस्टिंग पैटर्निटी इनके और राइट टू प्राइवेसी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बताना था कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे फैमिली प्राइवेसी हो गया, राइट टू नो परसेंटेज हो गया, जुडिशियल ओवरसाइट हो गया, ऐसे कुछ करके ये बताना था। फिर आप एक कंक्लूजन देते थे। फिर क्या लिखा है, फिर क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द डोमिनियन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन सजेस्ट मेजर टू बी adopted to build a trust between center and state। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप ये करते हैं तो जैसे केंद्र राज्यों के संबंधों के हाल ही में बदलाव किए गए। ये देखो हाल ही में बदलाव किए गए, क्या किए गए वो तो डिपेंड करता है कि करंट में क्या रहा था। वो अगर कोई ऐसा है तो वो आप बता सकते हो, लेकिन पुंछी कमीशन है, ठीक है, सरकारिया कमीशन है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड। तो ये आपको वो उनके कमीशन याद होने चाहिए जो लक्ष्मीकांत में मिलते हर जगह मिल जाते। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन शुरू करते ना तो आपको आई होप वहाँ से शुरू करते, जैसे इंटर स्टेट रिलेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया इंट्रोडक्शन वो देते, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो आप इंट्रोडक्शन देते। फिर आप क्या करते इसको करते कि जैसे ये होता है ना रिसेंट चेंजेस। तो रिसेंट चेंजेस जैसे कौन सा हुआ, कोई फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा था, 15 फाइनेंस कमीशन आया था, उसने जैसे एक तो 42 जो डिस्ट्रीब्यूशन करना था 42% उसको 41 कर दिया। क्या कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर था उसको स्टेट रूट छीन के एक टेरिटरी बना दिया। जब यूनियन टेरिटरी बढ़ेगा तो ये पूरा जो खर्चा है वो किस पे रहेगा, वो रहेगा सेंटर के ऊपर। तो उसने कहा कि भाई अभी 42 से 41% कर दिया, लेकिन वो दूसरे स्टेट को थोड़ा नुकसान हुआ। जीएसटी जैसे जीएसटी जो हो गया वो हो गया, फार्म्स एग्रीकल्चर लॉ जो आ गए थे, ठीक है, कोई नीति आयोग जो हो गया, तो जैसे इनसे काफ़ी नुकसान हुआ जीएसटी से स्टेट को। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का ले लो आप, वो क्वेश्चन। तो ये इसके बारे में कि रिसेंट जो चेंजेस मान सकते, फिर आगे उनका भी एग्जाम में देते। दूसरा है कि मेजर टू बिल्ड ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथ फेडरलिज्म, इनमें करना है। तो ये देखो मेजर टू अडॉप्ट बिल्ड टू ट्रस्ट बनाना, तो फेडरलिज्म बनाना पड़ेगा ना, तो वो आप लिखो, फेडरलिज्म लिखा हुआ है पूरा। ये लिखने के बाद फिर कंक्लूजन दे दो, सीधा सा हो गया। भारत में जनहित याचिकाओं को बढ़ने, ये देखो एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ इट हैज़ इंडिया सुप्रीम कोर्ट इमर्ज एज ए वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। ये पूछ रहा है, देखो ये ध्यान रखो, ये पूछ रहा है आपका व्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क्स पूछ रहा है। भारत में जनहित याचिकाओं को बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए, क्या क्या कारण है, रीजन पर पूछना है। दूसरा, परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की शक्तिशाली न्यायपालिका से में उभर रहा है, ये पूछ रहा है आपको कि ऐसा है या नहीं है। तो देखो पहले इंट्रोडक्शन में तो इसकी बताएंगे, ये यहाँ थोड़ी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, किसकी बताएं, क्योंकि पता नहीं ना, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती क्या है वो बताएंगे। और जैसे किसी में आर्टिकल जैसे 32 हो गया सुप्रीम कोर्ट में, 226 हो गया हाई कोर्ट में 226, तो ये आप इंट्रोडक्शन लिख ले। दूसरा क्या लिखते हैं, रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, रीजन में क्या लिखते हैं, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म। एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट होता है ना, जो न्यूज़पेपर पढ़ के या कहीं से न्यूज़ मिल रही है तो कोर्ट अपने आप डिसीजन लेता है कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ चल रही है देश के अंदर, वो रोकनी चाहिए, ठीक है, अपने आप से ही, वो से कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, दूसरा है जब प्रोटेक्शन करना, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन करना। इसका केस भी था मुक्ति मोर्चा वाला, मुक्ति मोर्चा यूनियन ऑफ इंडिया का। दूसरा है एक्सेस, जस्टिस को अच्छे से एक्सेस कर पाए, ठीक है, ये होता है। मीडिया का इन्फ्लुएंस है, मीडिया से कोई न्यूज़ मिल जाती है जिससे जुड़ी हुई जुडिशियल एक्टिविटी, लीगल एड मूवमेंट हो जाएगा, ये काफ़ी आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट इमर्ज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है हाउ, तो वो इसमें थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट लिख लेते अगर हो रहा है तो नहीं। दूसरा लिख देते हैं हाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिया कैन बी मेड मोर इफेक्टिव, इसको इफेक्टिव कैसे बनाना था वो लिखना था, और उसके साथ फिर आंसर आप कंक्लूजन के साथ खत्म करते थे। दूसरा क्या है, डिस्कस इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट कंपेयर विद द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन करना था, बाकी सेम क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यू किए होते तो आप आराम से ये क्वेश्चन भी कर सकते थे, ठीक है, अगर पीवाईक्यू करने की जरूरत थी। दूसरा जैसे ये ना, इसमें क्या सेकुलर स्टेट के बारे में बताना, जैसे आर्टिकल फंडामेंटल राइट 25, 28 जो वगैरह है,
सेक्रेटरी, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये जैसे वो हो गया। दूसरा साहबानो केस का वगैरह बता देते थोड़ा। सेकुलर पॉलिसी जैसे यूनिफॉर्मली सिविल कोड वगैरह कैसा सी, इनका जो थोड़ा सा बता देते। धर्मनिरपेक्ष का जो पूछ रहा है ना, द डिस्कस इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, तो ये डेफिनेशन में या फिर ये आप बता देते कि सेकुलर स्टेट इंडिया का कैसा कॉन्सेप्ट है। जैसे यूरोप का बात करें, वेस्टर्न का, तो उनका है कि वो है ना रिलीजन सेकुलर मानते हैं अपने आप को, मतलब ये है कि वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करते, रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया में के मतलब इक्वल सपोर्ट करेगा सभी रिलीजन का, ये है। ऐसा नहीं है कि वो रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट करेगा, इक्वली करेगा इंडिया, ये बात है। दूसरा क्या है, द सिटीजन चार्टर हैज़ बीन लैंडमार्क इनिशिएटिव टू इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेटिव बाय इट इज़, देखो फुल मतलब वो का वो क्वेश्चन है, PYQ में एग्जैक्ट पूछा हुआ है। इट इज़ रियल फुल पोटेंशियल आइडेंटिटी फैक्टर्स हाइडिंग द रियलिज्म एंड प्रॉमिस टू सजेस्ट मेजर ऑफ ओवरकम। देखो आप पूरा लिखते थे, ये होता ना तो नागरिक चार्टर जो होता है ना, जो कि भाई लोगों को जो सर्विस दी जाएगी वो कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आप आराम से लिख सकते थे। सिटीजन चार्टर जैसे फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, सर्विस एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्लेज टू प्रोवाइड सिटीजन के लिए, ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट है। तो इसमें कहता है कि भाई वो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, प्रमोट टाइमलाइन, जो एक टाइमलाइन में पूरा सर्विस दी जानी चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सर्विस से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए सर्विस यानी अपने जनता को। तो ये मेजर है फैक्टर जो होता है ना, ये रियलाइजेशन और प्रॉमिस जो है ना, हिंडरिंग द रियलाइजेशन ऑफ प्रॉमिस, वो क्या था वो लिखना था। जैसे इंडिया इनएडुकेट इम्प्लीमेंटेशन हो गया, लेक ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी होगी, भाई नहीं कर पाते, रेड टैपिज्म हो गया, तो ये लिख सकते थे आप, ब्रेक कर सकते थे इसको। फिर आपको ये देखो, एक तो वो लिख देते कि है क्या, ठीक है, लैंडमार्क इनिशिएटिव, एक इसमें लिख देते चैलेंजेस क्या है, एक फिर इसको लिखते वे फॉरवर्ड लिख लेते। चैलेंजेस में तो उन्होंने पूछा ही हुआ है हिंडरिंग वाला, तो ये लिख लेते। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप अगर वो कर लेते हो जाते। इन क्रूशियल डोमेन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया इज ए स्टेट शुड प्ले विटल रोल टू कंडेट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन ऑफ सिस्टम एंड सजेस्ट प्रॉमिस मेजर। ये भी आप आराम से कर सकते थे, ये क्वेश्चन था ना, ये आप आराम से क्वेश्चन कर सकते थे। PYQ अगर किया होता तो आप आराम से कर सकते थे। तो देखो इससे पता क्या चलता है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, गवर्नेंस हो गया। जैसे गवर्नेंस में कौन से होते हैं, जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, कोई स्कीम्स होगी, न्यूज, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। जैसे इलेक्शन हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, रीजनलिज्म हो गया, ये क्वेश्चन जो है ना, इनसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके पूछ के पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव पढ़ लो तो आधी समस्या तो वही खत्म हो जाए। ई गवर्नेंस, जैसे गवर्नेंस में बात की ना, ई गवर्नेंस इज जस्ट नॉट अ रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, इट इज मच अबाउट multifarious interaction for the ensuring transparency and accountability in the context of evaluate the role of interactive most service mode of the e-governance। तो ई-गवर्नेंस की सादगी की प्रक्रिया डिजिटल प्रौद्योगिकी का नित्य कार्यक्रमों के अनुप्रयोग मात्र में ही नहीं, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए भी यह था। ये क्वेश्चन भी ई-गवर्नेंस से रिलेटेड पूछा हुआ है, आप कर सकते थे, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं करना था। इसमें ये बोलते थे कि जैसे हेल्थ केयर वगैरह हो गया, फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन हो गया, DPSP जो हो गया, DPSP से कोविड-19, ये इंट्रोडक्शन से लिख देते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल 47 क्या लिखते हैं कि अंडर स्कोर द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योरिंग हेल्थ एंड इट्स पॉपुलेशन, तो आप ये लिख सकते थे। इसमें आप ब्रेक करके लिख सकते थे। देखो सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर PYQ करते हैं तो ई-गवर्नेंस के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती है और वो की वो रहती है। UPSC क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, ध्यान रखो, UPSC क्वेश्चन नहीं, लेकिन UPSC वो के वो टॉपिक रिपीट करता है, थीम रिपीट करता है, ये आपको समझने की बात है। दूसरा, टेररिज्म हैज़ बिकम ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, इवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मैंने क्या बोला था, UN के बारे में पढ़ना चाहिए। जो बाकी जो करंट में रहते हैं या टेररिज्म, ये जो मैन है ना पढ़े रहते हैं, तो आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये IR का क्वेश्चन है, कर सकते थे। दूसरा क्या है, डिस्कस द जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव। इस बार पूछा था, मैंने बोला मालदीव, ये पूछना भी था इसे। ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी, तो मैंने कहा पड़ोसियों में क्या क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, इंडिया में डिफेंस के लिए क्या क्या, वहाँ हॉस्पिटल बनाए इंडिया ने, क्या क्या हो रहा है, टूरिज्म के लिए कैसे इफेक्ट करेगा इंडिया का, जैसे मालदीव लक्षद्वीप कैसे उसको काउंटर कर सकता है,
वो चीज़ें आपको लिखनी थी। और इसके साथ ये थोड़ा पेपर जो था, टू पेपर थोड़ा लेंथी था, काफ़ी बच्चों के सवाल भी इसमें एक दो छूटे भी है, लेकिन मैनेजेबल था। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पीवाई भी करते हैं ना तो आप इसको आराम से कर सकते थे पेपर को। एटलीस्ट 13-14 सवाल इसमें टू में ऐसे थे जो आप पीवाई क्यू से कर सकते थे। बाकी करंट में आ रहा था उसके हिसाब 16-17 आराम से कर सकते थे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं पढ़ के, करंट और पीवाई क्यू करके। तो ये इतना हार्ड नहीं था, लेकिन ये है कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं चुनना। लेंथी क्वेश्चन थे तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो ये तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आपको कोई इशू आ रहा तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और हम ये करने के बाद हम अभ्युदय शुरू कर लें, तो उससे आप जरूर जुड़िए ताकि आपकी जो ये चीज़ें हैं ना इसको हम आपको सॉल्व आउट कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।